अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है, मैं चाहूँगा हम उस पर तफसील से बात करें। आज कौमी असम्बली का इजलास होना था, लेकिन 35 मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली ने आज मंजूर कर लिए। इससे पहले 34 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे। स्पीकर साहब का ये मानना है कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके तहत तमाम तर काम किया जा रहा है और अपने इत्मीनान के बाद उन्होंने ये इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। लेकिन मुश्तरका तौर पर अगर तमाम के तमाम इस्तीफ़े थे उनका मंजूर ना करना और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिया देती है कि वो पार्लियामान में वापस आने के लिए तैयार हैं, एक तवील अरसे से पड़े हुए तमाम तर इस्तीफ़ों में से सिलेक्टिव इस्तीफ़े मंजूर करने पर इस वक्त सवालात उठ रहे हैं और ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उठा रही है। मैं चाहूँगा एक तो इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि अप्रोच क्या है इस वक्त PDM की, जो कि सिर्फ विफाक तक महदूद है। 2 असम्बलियाँ ऑलरेडी तहलील हो चुकी हैं। पंजाब के हवाले से निगरान वज़ीर आला के नाम पर कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पा रहा और अब चूँकि नहीं हुआ गिवन टाइम तक, तो जो तरीक़ाकार है उसके तहत इलेक्शन कमीशन अब इस पर अपना मामला आगे बढ़ाएगा और नाम फाइनलाइज़ करेगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो वो फिर अदालत का रुख करेंगे, अदालत की तरफ जाएंगे। जो नाम अपोजिशन की तरफ से दिए गए वो कबूल नहीं है। जो नाम वज़ीर आला साहब ने, साबिक़ वज़ीर आला साहब की जानिब से आए, वो अपोजिशन को कबूल नहीं है। उस पर भी एक डेडलॉक बरकरार है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब इंतखाबी मुहिम चलाने की और तमाम तर चीज़ों की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। कुछ इशारे ये भी मिल रहे थे कि शायद आम इंतखाबात की तरफ बढ़ने की कोई बात हो, लेकिन जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है उससे बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा। यानी कि कह लीजिए कि जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल काफ़ी अरसे से है वो जूँ की तूँ बरकरार है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही है। मुल्क की माशी हालत पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और जो IMF की अब मज़ीद जो शराइत और चीज़ें होनी हैं और उसके बाद जो महंगाई में एक रिकॉर्ड इजाफा है वो एक बड़ा मसला है। लेकिन सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत कर रही हैं और सियासत किसी बेहतर सिमत में भी नहीं जा रही है। हम जमूद का शिकार हैं बड़ी हद तक और मामलात गैर यकीनी की तरफ मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और गैर यकीनी के जो बादल मंडला रहे हैं वो किसी सूरत भी थम नहीं रहे। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस सारे मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। PJ मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। और शुएब शाहीन साहब जो माहिर कानून है, कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नज़ीर लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले कैसे देखते हैं आप जो कौमी असम्बली में इस वक्त किया जा रहा है, जो टैक्टिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाए थे वही अब PDM की जमातें भी अपना रही हैं कि जब जब जहाँ पर जिस महाज पर शिकस्त देनी हो दी जाए और इस बारे में बॉदर ही ना किया जाए कि मुल्क कहाँ खड़ा है, सियासत कहाँ खड़ी है। यही अब काम आप समझते हैं PDM भी कर रही? भारत जो भी सूरत हाल पैदा हुई है वो अफसोसनाक है, बड़ी हद तक दर्दनाक है और मुझे अफसोस है कि इस सूरत हाल को पैदा करने का जो बुनियादी किरदार जो है वो इमरान खान है। इमरान खान साहब ने मुल्क को बेरहमी से जो भी तरीक़ाकार अख्तियार किया, जो भी तर्ज अमल अख्तियार किया, उसमें मुल्क के बारे में सोचा ही नहीं गया, अपनी ज़ात के बारे में सोचा गया और उससे कम PDM ने भी नहीं किया। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है कि वो हालात को इस तरफ और ज़्यादा ख़राबी की तरफ ले जाएं। गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम, इन दोनों चीज़ों का चैम्पियन जो है वो आप इमरान खान को करार दे सकते हैं। और जब से वो इस सियासत में जिस तरह से इनको हाँका लगा कर लाया गया, जिस तरह से इनके लिए राह हमवार किए गए, जिस तरह से इनके रास्ते के कांटे साफ किए गए, जिस तरह से इनको लॉन्च किया गया, अब लॉन्च करने वाले भी पछता रहे हैं और रो रहे हैं और अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि उन्होंने किस दिन के लिए ये काम किया था। मुल्क ने तो वैसे भी उनके दौर में जो सूरत हाल की तबाही शुरू होती है वो ज़रा तेज़ी से और आगे की तरफ जा रही है। तबाही का आगाज़ इमरान खान ने रख दिया था और इमरान खान ने जिस बर्बादी की बुनियाद रखी थी वो बर्बादी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये नहीं रोक पा रही है। ये हुकूमत जो है फेल हुई है उस सारी सूरत हाल को रोकने में और इनके पास भी कोई प्लानिंग नहीं थी। ये क्या बात हुई कि आप जब अपोजिशन में हों तो आप हुकूमत को तस्लीम ना करें, जब हुकूमत में हों तो अपोजिशन को तस्लीम ना करें। ये पिछले 10 साल का 9 साल का यही तर्ज अमल है इमरान खान का। जब 33 सीटें मिली थी, 34 सीटें मिली थी तो उस वक्त जो है वो नहीं पंक्चर लग गए भाई पंक्चर लग गए, आप इक़्तिदार में आ रहे थे, कोई पंक्चर नहीं लगा था। इसको यही कहा गया कि तुम पंक्चर लगने की बातें करो ताकि ये सारा अमल मुतनाज़ हो जाए, बनाया गया मुतनाज़। और फिर ये जो है जिस तरह से नवाज शरीफ की हुकूमत को पकड़ कर बांध कर जो है अलग किया गया मसनूई तरीके से,
जो कुछ हुआ है ये भुट्टो साहब की फांसी के बाद अदालती सतह पर ये एक ऐसा अमल था जिसने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। यार कुछ हो रहा था, कोई काम हो रहा था, जो भी हो रहा था। मैं कभी भी उनकी सियासत से मुत्तफिक नहीं रहा हूँ जनाब नवाज शरीफ साहब की, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में पीसी पैक आया, मुल्क आगे बढ़ रहा था। उस मुल्क को, बढ़ते हुए मुल्क को पीछे धकेलने के लिए आपके पास 400 से ज़्यादा नाम आए थे उसमें पनामा में। एक नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ का अपना नाम नहीं था, उनकी औलाद का नाम था। क्या साबित कर लिया आपने? क्या उनसे ले लिया? क्या वसूली पा ली? मुल्क को क्या मिला है उससे? आपने कुछ भी नहीं किया। आप चाहते ना वो चीज़ें साबित करते और आप एक मनी ट्रेल पकड़कर सीधे चले जाते और जाकर कहते जो मनी ट्रेल गई, जो पैसे गए, वो तो आपने जो लेकर आए पाकिस्तान के खजाने के लिए वो तो आपने वापस लौटा दिए। जो भी थे, पता नहीं कौन किसको मिले, क्या मिले, वो वापस लौटा दिए। लेकिन ये पैसे तो आपने बरामद भी नहीं किए जिनके बारे में आप कह रहे थे। और एक सियासी अमल था। राइट लगारी साहब, जरा थोड़ा सा मुझे जो ये इस्तीफों का एक्सेप्ट करने का मामला है, इस पर जरा रोशनी डाल दें। जो कौमी असम्बली में हो रहा है, गैर कानूनी इक़दाम है ये, या स्पीकर की सवाबदीद है, जिस तरह वो चाहें किस्तों में इस्तीफे कबूल करते रहे? मैं नहीं समझता हूँ कि गैर आईनी अमल है। आईनी अमल है। कौन सा इमरान खान ने कौन सा अखलाकी, आईनी, कानूनी कौन सा अमल उन्होंने किया है? क्या सियासी अखलाकियात ये होती है कि जब आप वज़ीर आज़म हैं तो उसी असम्बली को माने, अगर आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ दें तो कहें कि नहीं मैं जा रहा हूँ और अमेरिका ने ये किया है और मैं नहीं बैठता हूँ, मैं जा रहा हूँ असम्बली छोड़कर, मैंने इस्तीफे दे दिए। ये कौन सा अखलाकी अमल था? आपके खिलाफ तहरीक-ए-जम-ए-एतमाद आई थी, आईनी अमल था, और तहरीक-ए-जम-ए-एतमाद मंजूर हुई, आईनी अमल था। गैर आईनी अमल, आइन शिकनी तो उस वक्त हो रही थी जब फवाद चौधरी वो पढ़ रहे थे आर्टिकल 5 और उसके ऊपर कासिम सूरी कह रहे थे कि हाँ आर्टिकल 5 पढ़ दिया, अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई करता हूं मैं, और मैं जो ये इस अमल को तहरीक-ए-जम-ए-एतमाद को मुस्तरद करता हूं। ये तरीका होता है आइन की पासदारी का। ठीक, आपका पॉइंट आ गया कि गैर कानूनी इकदाम आपके ख्याल से उन्होंने भी उठाए। अगर ये भी, तो ये इट्स अ फेयर प्ले। मैं पीजे मीर साहब की जाने बढ़ूंगा। पीजे मीर साहब, आप कैसे देखते हैं? पहले 2 सूबाई असम्बलियाँ वो तहलील हो चुकी हैं, कौमी असम्बली का मामला है, पहले इस्तीफे थे, एक तवील अरसे से PTI बाहर थी, और फिर ये अचानक से उनका इंदिया देना कि हम कौमी असम्बली वापस आने के लिए तैयार हैं। मतलब क्या सभी ने इस पार्लियामान को, इतने प्रेस्टीजियस फोरम को इतना आप कह लीजिए कि लाइट ले लिया है, या जिस तरह चाहे इसको ट्रीट करते हैं? मैं दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ, चाहे जब अपोजिशन थी, जो आज की अपोजिशन है, जो भी हो, उसकी ड्यू रिस्पेक्ट इस फोरम को मिल रही है? देखिए, अभी जो लगारी साहब ने बात की, आई थिंक वो तो नटशेल में उन्होंने सब क्लोज कर दिया। क्वेश्चन इज कि क्या हम जब जमहूरियत की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्या हम इस पे वाकई बिलीव करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। हमने तो मजाक बना दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने मुल्क का, हर चीज से हमने अपना मजाक उड़ा दिया अपनी नॉन सीरियसनेस दिखा के। अगर कोई काम करता है उसको आप काम करने नहीं देते, कोई नहीं करता है उसके पीछे आप पड़ जाते हैं। ये हमारा एक अलमिया है। अब क्वेश्चन इज कि ये जो मेंटल ब्लॉक है, इसको मैं कहता हूं हेडलॉक। ये हेडलॉक पूरे मुल्क को हुआ है, क्योंकि यहाँ आपका जो कहते हैं ना नॉन परफॉर्मेंस आपके घर से शुरू होती है। जब आप घर से निकलते हैं, अपने दफ्तरों में जाते हैं, अपने कॉर्पोरेट में जाते हैं, अपने इदारों में जाते हैं, आप काम ही नहीं करते कहीं। आपका टोटल ऑल इन ऑल फेलियर है। कोई किसी को पकड़ता है, कोई आपको नैप पकड़ लेती है, कोई कोर्ट में कैसे चले जाते हैं। हर जगह आप देखेंगे कि नॉन परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान मार खाता है। ये क्या वजह है कि हमारे पास हर चीज मौजूद है, लेकिन हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और जो काम करने की सलाहियत है, इसको हम क्यों नहीं आगे लेके जाते? क्योंकि हमने जो काम करना है अरसलान, whether it is foreign affairs, whether it is domestic affairs, हम जो भी करते हैं और जो भी गवर्नमेंट आती है, वो अपने इलेक्ट्रेट के, आप कह लो कि सैवी वो काम करते हैं। ये नहीं करते कि भाई दूसरे भी पाकिस्तानी हैं, दूसरे भी हमारे भाई हैं, अगर उनके हल्कों में काम हो जाए या कहीं और भी काम हो जाए तो सो व्हाट, हम वो नहीं करते। जो गवर्नमेंट आती है वो पाकिस्तान उसका होता है, दूसरे एलियंस बन जाते हैं। और ये बेसिक आपका है। अब उसके अंदर आप जो मर्जी डिस्कशन कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, दैट इज ऑल एब्सोल्युटली सबसर्विएंट। हमने देखना है कि कैन वी वर्क ऑन अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। हमारी सोच ही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुल्क बहुत बड़ा है, सोच बहुत छोटी है। मुल्क बहुत बड़ा है, सोच बहुत छोटी है, क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और ये मेरे ख्याल से रियलिटी है। जो बात खास तौर पर आपने की कि जिसके पास गवर्नमेंट होती है उसका कंसर्न बाकी सारे
कहीं ना कहीं एलियन बन जाते हैं। एक ब्रेक की जानिब मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर मैं शुएब शाहीन साहब की जानिब बढ़ूंगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। शुएब शाहीन साहब की जाने में बढ़ूंगा। शुएब शाहीन साहब, जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है, आप समझते हैं वाकई स्पीकर साहब ने ये जो काम किया ये कोई गैर कानूनी इकदाम है, या ये उनकी सवाबदीद है कि वो जब चाहें जितने लोगों के हवाले से वो मुतमईन हो जाएं उनके इस्तीफ़े वो उस वक्त पर कबूल कर लें? शुएब शाहीन साहब, मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। शुएब शाहीन साहब, मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। काइंड, मैं शुएब शाहीन साहब को सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं नज़ीर लगारी साहब की जानिब बढ़ूँगा। मैं फिर शुएब साहब की जानिब आता हूँ और उनसे मौक़िफ़ लेता हूँ। लगारी साहब, पंजाब के हवाले से फरमाइएगा, और फिर आज आखिरी दिन है यहाँ पर केपी में भी। लगता नहीं है बज़ाहिर के खुद से इत्तफाक कर पाएंगे ये नामों पर, और अगर नहीं कर पाते तो किस तरह से मामला? इलेक्शन कमीशन अगर नाम डिसाइड करे वो भी काबिल कबूल नहीं है, और खुद से भी इत्तफाक नहीं हो रहा। नहीं, वो तो इन्होंने तो तय कर रखा है ना। ये जो पीटीआई और उनके साथ उनके इत्तेहादी गए हैं, ये तो तय करके गए हैं ना कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आने देना है, और पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में गैर यकीनी सूरत हाल को बरकरार रखना है। ये तय कर लिया है इन्होंने, और तय करने के बाद ही उन्होंने सारी हालात जो पैदा किए हैं, वो तो कोई भी शख्स ऐसा, मैंने पूरी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई किरदार नहीं मिलेगा आपको कि जिसके पास इतनी सीटें हों और वो इक़्तिदार से अलग होने के बाद और सब पर ब्लेम लगाया, अमेरिका पर, फौज पर, अदलिया पर, अपोजिशन पर, सब पर इल्ज़ाम लगाया। आइन की पामाली की, आइन को इन्होंने रौंदा। मैं कहता हूँ कि एक महज़ब माशरे के अंदर ये होते तो आइन इनके बारे में वही फैसला करता जो बनु कुरैज़ा के बारे में जो है वो रियासत मदीना ने किया था। ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक नतायज के जो हैं वो मुस्तहक हैं, इनके साथ वो होना चाहिए था। ये कोई तरीक़ाकार है कि अगर हम हुकूमत में नहीं हैं, अगर हमारे खिलाफ तारीख अदम एतमाद मंजूर हो गई है तो फिर हम जो है वो तो बैठेंगे ही नहीं, हम तो इस्तीफ़े दे देंगे, हम तो चले जाएंगे। तो फिर आप पार्लिमानी अमल में क्यों आते हैं? क्या तरीक़ाकार होता है कि भाई आप इस प्रोसेस में क्यों आते हैं जिस प्रोसेस में आपने हिस्सा नहीं बनना होता? अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हुकूमत में होते हैं तो अपोजिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उनके साथ नहीं अपना तर्ज, हमारा राब्ता किसी से नहीं होगा, हम किसी को मानते नहीं हैं, किसी के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते हैं। यहाँ तक अब पंजाब में क्या सूरत हाल है? पंजाब में ज़ाहिर है फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने फैसला करे। उन्होंने तय कर रखा है कि हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट अगर उनकी सहूलतकारी करता है और आइन को वो भी एक तरफ रखता है तो फिर ये भी जाहिर हो जाएगा। हम देख लेंगे कि जनाब क्या क्या अमल जा रहा है, किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है, और इनको जहाँ से भी खुद सिस्टम के अंदर से जहाँ से इनकी सहूलतकारी होती है वो सारे के सारे किरदार बेनकाब होते जा रहे हैं। और ये नहीं है कि ये अच्छे चल रहे हैं जो हुकूमत में, इन्होंने तो और ज़्यादा तबाही पड़ी है। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत को, सियासी अमल को इमरान खान ने और उनकी पार्टी ने और उनके इत्तेहादियों ने कभी सीरियस लिया ही नहीं। अभी इन हालात में भी वो ये पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, किसी न किसी तरीके से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो। ये जाहिर है इस तरह से मुल्क तो नुकसान होता है। मुल्क, मुझे लग रहा है, मुझे शदीद ख़तरात लग रहे हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये सूरत हाल लग रही है कि पाकिस्तान का कोई नुकसान होने वाला है। मैं और अल्लाह करे कि मैं उससे पहले ना हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप, मुल्क आपका है, स्टेक्स आपके हैं, धरती आपकी, वतन आपका, इस सारे के सारे इदारे आपके, लोग आपके, रियासत आपकी, सहूलतकारी आपकी, आप सिर्फ चूंकि इक़्तिदार में नहीं है लिहाजा आप जो है वो सब कुछ बिगाड़ने और ढा देने के अमल में रहेंगे। ये सूरत हाल नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना होगा और वो उन्हें अपने आप को बचाना होगा इस तरह की सियासत, जिस तरह की सियासत हमारे यहाँ रायत की गई, जिस तरह से लाने वालों लाए,
अब उसका एक खमियाजा तो बाजवा साहब खुद भुगत रहे हैं कि लाए थे और फिर उसके बाद उनके साथ जो हशर हुआ है और जो उन्होंने जिनको लाए थे उन्होंने किया है। उन लोगों ने सिर्फ नाम ही लिए थे, गुजरांवाला में नाम ले लिया, बेचारे डरते सहमे हुए, ये बात कर ली या सोशल मीडिया पर कोई बात कर दी। वो तो हर महाज पर जलसा आम में, अपनी तकरीरों में, टॉक शोज में, अपने मीडिया के सामने प्रेस जाते हुए, सब ये जानवर हैं, ये गद्दार हैं, ये मीर सादक हैं, ये मीर जाफर हैं, ये सारे इल्ज़ामात लगाए गए, सारी बातें की गई। यानी अगर आप तख्त पर बैठे हुए हैं और कोई आपके अपोजिशन नहीं कर रहा है और आप सबको मारे जा रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप इक़्तिदार से अलग होते हैं और वो अपोजिशन भी आपको हटा देती है। और उसके बाद अपोजिशन ने क्या किया यार, इनने मुल्क को एक गारतगरी कर दी है। इन्होंने मुल्क के अंदर ऐसा खतरनाक सूरत हाल पैदा की है कि खुद मुल्क की सलामती के लिए एक सवाल उठ रहा है। और मुझे इस बात का दुख है, तकलीफ है। आप सारे के सारे अपने सिस्टम समेत, चीज़ों समेत, अपने नजरियात, अफकार, तस्वुरात समेत आप जाएं एक तरफ जहां जाना है। हमारा गर्ज ये है कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम सलामत रहें और ये मुल्क, इसका जोग्राफिया सलामत रहे। अगर जोग्राफिया कोई आवाम को किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार ये सारी की सारी अशराफिया होगी जो लाने और ले जाने का अमल करती है। ठीक, पॉइंट आ गया। शोएब शाहीन साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी शोएब शाहीन साहब, पहले मामले को एड्रेस कर दें जो कौमी असम्बली का है, फिर हम सूबाई की भी बात करेंगे। लेकिन जो इकदाम है स्पीकर साहब का, ये आप इसको वाकई गैर कानूनी गैर आईनी समझते हैं या ये उनकी सवाबदीद है जिस तरीके से भी वो किस्तों में इस्तीफे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं जब उनको मुनासिब लगता है? देखें, स्पीकर साहब जो हैं उनको न्यूट्रल इम्पार्शल होना चाहिए था जो तर्ज अमल उन्होंने अडॉप्ट किया। देखें, आते साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये तमाम इस्तीफे जो उन्होंने दिए थे हैंड रिटन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, इंडिविजुअली वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए। ये तीनों चीज़ें, तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो इस्तीफे कबूल होंगे, वरना नहीं होंगे। और पूरी पीटीएम पिछले 10 महीने ये बात कहती रही इमरान खान साहब आए और पार्लियामेंट के अंदर आकर अपना किरदार अदा करें। जब ऐसे हालात आए और इमरान खान ने रियलाइज कर लिया कि मैं पार्लियामेंट में आना चाहता हूं, तो उस वक्त पहले तो उन्होंने वो गलत किया जिसकी ऑडियो लीक भी आई, चलो उनको हम छोड़ देते हैं, जो 10 इस्तीफे कबूल किए थे। उसके बाद वो लोग भी नहीं गए थे। उसके बाद जो इन्होंने पिछले 30-35 इस्तीफे कबूल किए और फिर जो आज कर लिए, क्या ये लोग गए हैं? नहीं गए। जब उन्होंने ये फैसला किया कि हम पार्लियामान में आ रहे हैं, उस वक्त इन्होंने इस्तीफा कबूल कर लिया, पार्लियामान का रास्ता रोक लिया। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड पीडीएम का जो इन्होंने पिछले 10 महीने में इस मुल्क का अशर कर दिया, वो आज लगारी। लेकिन मुझे शोएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि ये नेशनल असेंबली की हम बात कर रहे हैं, ये कोई रिक्रिएशनल पार्क की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं अब आता हूँ, अब मैं इससे चला जाता हूँ, अब मेरा दिल कर रहा है मैं वापस आता हूँ। सर कुछ तो जो ड्यू रिस्पेक्ट है उस फोरम की वो तो सबको देनी चाहिए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी नहीं दे रहा उस तरीके से। अरसलान साहब, ये बात तो आपकी ठीक है कि इसको सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि देखें इस्तीफे आ गए, या तो आते साथ ही स्पीकर साहब ये कहते कि बिल्कुल आपके इस्तीफे आ गए हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर लाऊं, अनटिल एंड अनलेस कोई इसको डिनाई करता है तो बता दें। एज ए होल या एक्सेप्ट करते या एज ए होल रिजेक्ट कर देते। और स्पीकर साहब ने ऑन दी फ्लोर एक दफा नहीं कई दफा ये कहा कि ये इस्तीफे काबिल कबूल नहीं है, चूंकि ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मैं इनको इस्तीफे मानता ही नहीं हूं। खत्म होगी बात। तो उसके बाद वो आ रहे हैं, उनका फैसला गलत है, सही है, पार्लियामान के अंदर आ रहे हैं और पूरे 10 महीने आप कहते रहे हो कि पार्लियामान के अंदर आ जाए। मुल्क आपका कर्जों के तले, मुल्क आपका माशी तौर पर, सियासी तौर पर तबाह बर्बाद हो गया है। गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा, आपके वहां एलसीज नहीं खुल रही, कंटेनर आपके पोर्ट पे खड़े हुए रुल रहे हैं और आपकी हालत यह है कि रिजर्व आपके पास नहीं रहे। और जो अफलातून हम लेकर आए थे साहब डार साहब को, उसकी पॉलिसीज ने और तबाह कर दिया इस मुल्क को। हालत यह है कि 229 में डॉलर इंटरबैंक में है और 270 में भी नहीं मिल रहा। तो कौन पागल होगा जो बाहर से फॉरेन रिमिटेंस थ्रू बैंक भेजेगा, या हवाला हुंडी होगी या वहां से वो एक टिकट कटाएगा 50,000 रुपए में, यहाँ पहुंचेगा और आकर के ओपन मार्केट में बेच देगा। तो कौन इस हालात में इस तरह के फैसले कर सकता है जो मजीद सियासी अबतरी और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को फरोग देगा? तो ये मैं समझता हूं कि ना सिर्फ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुल्क के मफाद के बरक्स है जो इन्होंने ये फैसला किया है।
और लगारी साहब ने जो फरमा रहे थे अपनी बातें उनकी हद तक टू सम एक्सटेंट ठीक होंगी, लेकिन एक बात मद्देनजर रहे कि भाई इमरान खान साहब ही था कि जिसने कोरोना के 2 साल भुगताने के बावजूद 3.5 सालों में मुल्क के रिजर्व के कैफियत में चले गए थे, और आज क्या है। राइट शोएब शहीन साहब, पॉइंट वेल टेकन। मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर शोएब शहीन साहब मजीद बात करते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। पीजे बीर साहब की जानिब में बढ़ूंगा। पीजे बीर साहब, कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो सूबाई असम्बलियों का मामला है, निगरान सेटअप पर ही इत्तफाक राय नहीं बन रहा। केपी का भी अभी तो आज आखिरी दिन है, लेकिन पंजाब में तो वक्त अब गुजर गया है। और फिर वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो तरीक़ाकार दर्ज है, वो भी अगर इलेक्शन कमीशन नाम डिसाइड करेगा तो हम अदालत में जाएंगे। हर काम, हर मामला अदालत के थ्रू हो रहा है। इतनी पोलिटिकल मेच्योरिटी नहीं आ पा रही है कि किसी भी एक मामले पर बैठ कर खुद इत्तफाक राय ये तमाम सियासी जमातें कर सके। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम किसी न किसी जगह या किसी हम बैठ के एक दूसरे इत्तेफाक नहीं करेंगे। अब ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा, सारों की नजरें इस तरह हैं कि भाई मेरा आदमी वो लग जाए जो कि मुझे फैसिलिटेट करे इन फोर्थकमिंग इलेक्शंस। बात तो यहाँ है, ये चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है। बात यह है कि आपको फैसिलिटेशन कौन देगा, किसका आदमी लगेगा, और आगे कौन इसको आगे उनको स्मूथ रास्ता दिखाएगा। बात यहाँ आती है, ये नहीं है कि कौन बनेगा। अब आप देखें 3 महीने के अंदर आप बुजार साहब को देख लें, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, इतने सालों में उन्होंने क्या अचीव कर लिया। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो अभी जो चीफ मिनिस्टर जो भी आएगा, आर दे क्वालिफाइड इनफ टू बी चीफ मिनिस्टर्स? जो मर्जी हो, इट डजंट मैटर, आर दे क्वालिफाइड, कैन दे परफॉर्म, कैन दे डिलीवर। और ये पंजाब का सूबा रन करना, इट्स लाइक रनिंग फुल पाकिस्तान। और इलेक्शंस के अंदर आपका क्या ख्याल है कि इनके पास वो नॉलेज होगी, किस तरह इन्होंने अपने आप को सेगमेंटाइज करना है और आगे इलेक्शंस को। बात तो यहाँ आती है, ये नहीं है कि कौन बनेगा, बन जाए जो मर्जी बन जाए, बट डू यू हैव द पीपल टू डू इट? दैट इज द वन थिंग। आपने जो मर्जी है कि आपने ये सोचना है संजीदगी से, वेदर एक का कैंडिडेट है, दूसरे का कैंडिडेट है, आर दे केपेबल ऑफ डिलीवरिंग और नॉट। देखो ना, आपने पहले जब ये जनरल मुशर्रफ की हुकूमत गई थी, 80 रुपए पे, $80 पे आपका पेट्रोल का तेल था, 100-150 पे हो गया। अच्छा 150 पे हो गया, आपके पास लिक्विडिटी भी मौजूद थी, हर चीज मौजूद थी, लेकिन आप उसको चला नहीं सके क्योंकि आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी। और आप आगे जब हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, वो मार आ गई इसके अंदर। सो द क्वेश्चन इज कि आपने वो लोग लेके आने हैं, आप इस चीज को स्ट्रेंथन करो और तकड़ा करो कि क्या ये जो लोग आएंगे, क्या ये 3 महीने के अंदर उसी संजीदगी के साथ काम करेंगे, या आपने इनको तमगा देना है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर दिस एंड फॉर्मर दैट इन इंटरिम गवर्नमेंट। इस चीज को साइड पे रखो। आपने देखना है परफॉर्मेंस कौन कर सकता है। आपने इनकी पॉलिटिशियंस की तो देख ली परफॉर्मेंस, जो आता है वो पिछला चोर हो जाता है, जो नए आते हैं वो बिल्कुल साफ शफाफ हो जाते हैं। ये हमारी एक नेशनल लेगेसी आ गई हुई है। तो कभी तो हम कहीं ना कहीं तो बैठे ना, हम तो अरसलान, हमारी डिबेट ही मीनिंगलेस है, हमारी डिबेट ही बिल्कुल टोटली मीनिंगलेस है। हम वो बात करते हैं, हाँ जी हो जाएगा, आ जाएंगे, ये कर देगा, वो कर देगा। हम सारी सियासत हमारी लोगों के नामों के ऊपर है कि वो आ गया तो ये कर देगा। और भाई जो भी मर्जी आए, हमने तो उससे डिलीवरेंस चाहिए। क्यों डिलीवरेंस फैक्टर है किसी के पास? that needs to be questioned. And unfortunately जो आपने पॉलिटिशियंस को भी देख लिया, बाकियों को भी सबको देख लिया, डिलीवरेंस फैक्टर कोई नहीं है। और मार कौन खाता है? एक आम आदमी, जिसके पीछे सब भागेंगे अभी नेशनल इलेक्शंस में, वोट दो, हम तो भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर किस्म के नारे लगा के। और जब इलेक्शंस खत्म होंगे, आप अपनी जेबें गर्म करनी शुरू कर दोगे। that's your modus operandi। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया ने आपको कहा, आपको तो खैर डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कह दिया, इजिप्ट को इन पर्टिकुलर, कि हम तुम्हें जो पैसे देंगे अब वो फ्री फंड नहीं है, देयर इज नो फ्री लंच। अब तुम बताओ कि तुम करोगे क्या इन पैसों के साथ। पहले तो हम बिला लॉस आपको पैसे दे देते थे, अब आपको भी नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि ये दे दे के लोग थक गए हैं आपको। क्योंकि जो भी पैसा आपको मिलता है
वो डिफेड से मिल जाए या एडीपी पे से या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, आप लगाते किधर है पैसा, जाता कहाँ है? व्हाई आर वी इन डेट? व्हाई? आपके एक्सपोर्ट्स आप उस पर कोई तवज्जो दे नहीं रहे। डॉलर की आप रोते हैं डेली, डॉलर इतने का, डॉलर उतने का, और भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो करो तुम। ये कराची पोर्ट के ऊपर वो 300 मिलियन का आपका सामान पड़ा हुआ है, उसके डैमेजेस ज्यादा पड़ गए इन बिजनेस वालों के ऊपर। तो मुझे बताओ ये कहां से रिकवर करेंगे ये लोग? तो इन चीजों पे हमने गौर करनी है। हम इलेक्शंस, ये असेंबली तोड़ो, ये करो, फलाना करो, हम एक छोटी चीज पर गुस्से में। आप बड़ी चीज को देखो। अगर मुल्क नहीं है तो इन असेंबलियों को क्या फायदा भाई? मुल्क को देखो पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। और यही एक, अभी तो हम यही सोच रहे थे कि जी इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो फिर शायद कोई स्टेबिलिटी आ जाए, कोई एतमाद बढ़ जाए बाहर की दुनिया का, और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं। और मैं तो ये पॉइंट खैर रेज करता आया हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन तक भी जाने में कोई मामला बेहतर तरीके से जाएगा, ना स्मूथ सेलिंग है। असेंबलियाँ टूट गई, अब नामों पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, फिर इलेक्शन कमीशन नाम फाइनल करे, ये भी हमें मंजूर नहीं है, फिर अदालत में जाएँ, फिर इलेक्शन हो, फिर इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है। ये तो एक इसी तरह का ही मामला है। शुएब शाहीन साहब, कानूनी पहलू ज़रा मुझे इस पर बता दें कि जब नहीं इत्तेफाक पाया और नहीं दो फरीकैन तय कर पाए, एक नाम पर मुत्तफिक नहीं हो पाते, तो फिर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। फिर इलेक्शन कमीशन को आप चैलेंज कैसे करेंगे अदालत में कि क्यों इलेक्शन कमीशन नाम दे रहा है, और तो आप खुद तो इत्तेफाक कर नहीं पाए। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तज़ार है, जब ये खुद दोनों नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ही अख्तियार है और उसी की ही सवाबदीद है कि इनमें से किसका नाम वो सिलेक्ट करता है और उसको ये पावर दी जाएगी और उसको वजारत आला के ओहदे पे बिठाया जाएगा। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है। बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने भी किया है पिछले 10 महीने में, सिवाय पीटीआई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ मुकदमे करने के, अपना वो जो न्यूट्रल स्टांस और स्टैंड था वो उससे हट गया। मसलन आप देखें, तोशा खाना वाला इशू देखें, प्रोसिक्यूशन अब भेज रहे हैं, डी सीट पहले कर दिया, फैसला पहले कर दिया उनके खिलाफ, जो कि हो नहीं सकता था। दूसरा केस आप उठा ले ममनुआ फंडिंग का, हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये डिक्लेयर किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबके फंड्स को आप चेक करें और किसी जगह डिस्क्रिमिनेट ना करें और इकट्ठे फैसला करें। और इकट्ठे फैसला तो वो पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने उठा करके 10 महीने पहले एक पार्टी का फैसला कर दिया, तो भाई बाकियों का भी फैसला कर दो, तुम्हें कोई रोक तो नहीं रहा। वो कोई फैसला नहीं आया। इसी तरह आप तौहीन अदालत और बाकी जो भी मुकदमात के फैसले किए हैं, और आज तोशा खाना के फैसले में लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने, गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि जनाब ये तो 2017 में पॉलिसी आई थी कि कोई भी तोशा खाना से हासिल की जाने वाले जो तहाइफ है हमने तो उनको डिस्क्लोज ही नहीं कर सकते, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आएगा। तो बात यह है कि जब ये कंडक्ट इलेक्शन कमीशन का आएगा, पब्लिक के सामने भी होगा और कोई, अच्छा फिर इसमें देखें, मैं समझता हूं मुझे शुएब शाहीन साहब यही बताइएगा, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े है, हर फैसला मुतनाज़े है, हर इदारा मुतनाज़े है, हर इदारे के कंडक्ट पर उंगलियां उठ चुकी हैं, क्या करें? सोल्यूशन वे फॉरवर्ड क्या है? नए इदारे लेके आए, इनको ख़त्म कर दें, जिन पर एतमाद किसका हो? एक जमात का होगा अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हो जाएगा, पीडीएम की, बाकी जमातों का नहीं रहेगा। पीडीएम वाले जिस पर एतमाद करते हैं वहाँ पीटीआई का नहीं रहता। मतलब ये कब चीज़ें सॉर्ट आउट होने की तरफ जाएंगी? तो फिर इसी तरह ही चलता रहेगा। देखें, असल तो आपने जैसे बात की, हल तो बनता है कि इस अनसर्टेन कैफियत को से हटाने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, ताकि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो, वो पॉलिसीज बनाए, उसको पता हो हमने 5 साल मुल्क को चलाना है और ठीक तरीके से मुल्क को लेके चले। लेकिन बात यह है कि जो तर्ज अमल आज 78 आपके मिनिस्टर्स हो गए हैं, ये आपकी कैफियत है। और 78 मिनिस्टर्स में से 35-36 वो मिनिस्टर्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जिनके पास कोई पोर्टफोलियोज नहीं है। और 11 महीने से 10 महीने से आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली है और मुल्क का ये अशर हो गया है और 77 मिनिस्टर्स को आप यहाँ बैठ के पाल रहे हैं, हमारी हुकूमत पाल रही है। ये अगर नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा, अगर इदारे इस तरह अपने आप को, जो तर्जमल उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, जिस तरह का पिछले 7-8 महीने पहले एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, तो ये सारी चीजें लीड कर रही हैं टुवर्ड्स दिस अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और ये सारी चीजें मुल्क की तबाही की बायस हम पढ़ रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। बात मैं वही कह रहा हूं ना कि आज से आप मार्च में आ जाएं, मार्च की क्या कैफियत थी? कोई नहीं कहता था, 5% चांस था आपका डिफॉल्ट का,
आज प्रैक्टिकली आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, खुदा ना खास्ता, और उससे आगे आप चले जाएं, क्या पोजीशन थी आपकी, और कोरोना भी आपने भुगताया। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसको अख्तियार होना चाहिए, जिसको पब्लिक इलेक्ट करे उसको साजिशों के जरिए अगर आप हटाने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम मुल्क की तबाही की तरफ आएगा। कहा गया जनाब इसहाक डार साहब बड़े अरस्तू हैं, बड़े अफलातून है जी, आके इकोनॉमी को ठीक कर देंगे। क्या इकोनॉमी का बेड़ा ही गर्क कर दिया उन्होंने? मैं समझता हूँ इससे तो मिफ्ता इस्माइल साहब बेहतर तरीके से चला रहे थे। बात यह है कि हमारे यहाँ सीरियसनेस इदारों में नहीं है। यहाँ एक शख्स ने रात को सोचा, अगले दिन वो एग्जीक्यूट हो गया और उठा करके जनाब सिंध हाउस में एक ही पार्टी के कोई पता नहीं 50 लोटे बन गए एक हफ्ते के अंदर अंदर, और उसके बाद जनाब सारा कुछ गवर्नमेंट टॉपल हो गई, चेंज हो गई, और उसके बाद वो बैटल शुरू हो गई। ये जो सियासी अबतरी हमने शुरू कर रखी है और इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ इदारों की शुरू हो गई है, और जिस तरह पार्टीबाजियां शुरू हो गई हैं, मुल्क का नहीं सोच रहे, और जिसकी वजह से हम इस तबाही के ध्यान पे। और आज इसका कोई हल नहीं सिवाय इस बात के कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जिसमें सबका एतमाद हो। आज जो बल्दियाती इलेक्शन कराची में हुए हैं उसकी तो सर आपकी बात ठीक है, पर जिस इदारे ने इलेक्शन कराने हैं अभी आप इसी गुफ्तगू में उसके हवाले से कह चुके हैं उसका किरदार मुतनाज़े है, फिर कैसे एतमाद होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? अरसलान साहब आप खुद देख लें, जो कराची में इलेक्शन इन्होंने कराए हैं, पहले वाले भी, फेज 1 के भी और फेज 2 के भी, वो रिजल्ट आपके सामने है। इस्लामाबाद का इलेक्शन कई दफा मुलतवी करके, शुएब शाहीन साहब आपका पॉइंट आ गया। बात असल में मेरे ख्याल से सभी को ही अपने रोल को रिविजिट करने की जरूरत है, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, और सबको कहीं ना कहीं लचक और नरमी दिखाने की ज़रूरत है, तभी शायद हम बेहतरी की जानिब बढ़ सकेंगे। अदरवाइज शायद ये मामला हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।